हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 12th इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में हम आप लोगों को धातुकर्म मेटलर्जी नामक चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कल हमने आपको धातुकर्म के 2 चरणों के बारे में, 2 स्टेप के बारे में बताया था, जिसमें हमने पहला स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, जिसको हिंदी में भंजन कहते हैं, इसके बारे में बता दिया था। और इसके बाद जो आपका दूसरा स्टेप था, दूसरे स्टेप का नाम था सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन। तो सांद्रण की प्रक्रिया के अंतर्गत आपने 4 प्रक्रियाओं के बारे में आपको जानना है, जिसमें आपने 2 प्रक्रिया कल पढ़ ली। एक प्रक्रिया का नाम था गुरुत्वीय पृथक्करण, इंग्लिश में ग्रेविटेशनल सेपरेशन, और दूसरी प्रक्रिया का नाम था चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके बाद जो तीसरी प्रक्रिया है सांद्रण की प्रक्रिया में, आपका जो तीसरा हेडिंग है, इस तीसरी प्रक्रिया का नाम है फेन प्लवन विधि। सीबीएसई बोर्ड वाले इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उनके एग्जाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड वालों के एग्जाम में यह टॉपिक कम आता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके कोर्स में यह टॉपिक 10th में ही है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में 10th में इस विषय के बारे में, इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। तो सांद्रण की जो तीसरी हेडिंग है, उस हेडिंग का नाम है फेन प्लवन विधि, इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ध्यान समझिए, जो आपका धातुकर्म की जो अगली विधि है, इस विधि का नाम है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फेन प्लवन विधि। जैसे कि इसके पहले की 2 विधियों में हमने बताया था कि ग्रेविटेशनल सेपरेशन यानी कि गुरुत्वीय पृथक्करण आप तभी लगाएंगे जब वजन में गैप हो। चुंबकीय पृथक्करण तब लगाएंगे जब किसी एक के अंदर चुंबकीय गुण हो। उसी प्रकार से फेन प्लवन विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? केवल और केवल सल्फाइड अयस्क के लिए। अगर आपका सल्फाइड ओर है तो ही आप फेन प्लवन विधि का प्रयोग करोगे, अगर सल्फाइड ओर नहीं है तो आप फेन प्लवन विधि का प्रयोग नहीं करोगे। सल्फाइड ओर यानी कि जैसे ZnS, PbS, ये सब सल्फाइड ओर हैं। इसके अंत में क्या है? यस। यस का मतलब सल्फाइड। अगर किसी अयस्क के सूत्र में सल्फाइड होगा तो उसका सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जा सकता है। अब ऐसा क्यों, सल्फाइड का ही क्यों? यह प्रश्न आपके मन में आता होगा कि आखिर सल्फाइड और सल्फाइड अयस्क का ही सांद्रण इस प्रक्रिया द्वारा क्यों होता है। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी इसे टॉपिक के बाद में देंगे। तो सबसे पहले फेन प्लवन विधि, यह आपकी सांद्रण की तीसरी हेडिंग है। इसमें जो पहला पॉइंट आप जान गए कि इस विधि द्वारा केवल और केवल सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इन दिस प्रोसेस, इन दिस मेथड्स ओनली सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेट। तो इस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग एक बर्तन लेते हैं आप, और इस बर्तन में आप सल्फाइड अयस्क को रख देते। सल्फाइड अयस्क को रखने के बाद आप इसमें एक पदार्थ मिलाते हैं, उस पदार्थ का नाम है पोटेशियम एथिल जेंथेट। पोटेशियम एथिल जेंथेट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका यही नाम, पोटेशियम एथिल और जेंथेट। और दूसरा एक पदार्थ मिलाते हैं जिसे हम लोग चीड़ का तेल कहते हैं, इंग्लिश में पाइन ऑयल, PINE, पाइन ऑयल। तो इस प्रक्रिया में फेन प्लवन विधि में सबसे पहले हम लोगों ने एक बर्तन लिया, आपने सल्फाइड अयस्क को रख दिया, इसमें आपने चीड़ का तेल मिला दिया, पोटेशियम एथिल जेंथेट नामक एक पदार्थ मिला दिया, और फिर ऊपर से हवा जाने के लिए आप यहाँ पर वायु मार्ग बना देते हैं एयर के लिए। जैसे आपने देखा होगा गांव में या अन्य जगहों पर आपने देखा होगा कि एक खिलौना आता है, बच्चे उसके अंदर डिप करते हैं और फूंकते हैं तो बबल्स निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं। वैसे उसी तरीके का एक सिस्टम बनाने के लिए हम यहाँ से ऊपर से फूकेंगे तो अंदर क्या होंगे?
हवा के माध्यम से अंदर बुलबुले बनेंगे। तो यह काम करने के लिए हम ऊपर से क्या करेंगे, वायु को भेजेंगे। तो फेन प्लवन विधि में ध्यान दीजिए, फेन प्लवन विधि में सल्फाइड एस सल्फाइड और का ही सांद्रण कंसंट्रेशन कराया जाता है। इस विधि में एक बर्तन से बना पात्र लेते हैं और यह जो आपका बर्तन से बना पात्र है इसमें सल्फाइड एस को मिलाते हैं, चीड़ का तेल मिलाते हैं, पोटेशियम एथिल जेंथेट नामक पदार्थ मिलाते हैं और ऊपर से वायु को भेजते हैं ताकि बुलबुले बन सके। यहाँ पर जो चीड़ का तेल है यह फेन कारक का कार्य करता है, इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉथिंग एजेंट। किसका कार्य करता है, फेन कारक, झाग बनाने का कार्य चीड़ का तेल होता है। तो एक नंबर में प्रश्न कई बार कंपटीशन में आया हुआ है कि फेन प्लवन विधि में फेन कारक क्या है, व्हाट इज फ्रॉथिंग रिएजेंट इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो आप कहेंगे कि चीड़ का तेल ही फेन प्लवन विधि में फेन कारक का कार्य करता है। और दूसरा यह जो पदार्थ है पोटेशियम एथिल जेंथेट, इसका काम क्या है, तो इसका काम है संग्राहक का, इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टर, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो पोटेशियम एथिल जेंथेट को कलेक्टर, संग्राहक कहा जाता है। क्या कलेक्ट करता है उसके बारे में भी हम अभी आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक नंबर में आप पूछता है फेन कारक किसे कहते हैं। तो फेन प्लवन विधि में झाग बनाने के लिए जो पदार्थ लिया जाता है उत्तरदायी है उसे फेन कारक कहते हैं, जैसे चीड़ का तेल। और जो संग्रह करने के लिए उत्तरदायी है, कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम लोग कहते हैं संग्राहक, कलेक्टर। ठीक, अब इसमें होता क्या है, यदि हम लोग इस प्रक्रिया के तहत समझना शुरू करें तो ऊपर से जब वायु मार्ग से हम लोग हवा को अंदर की ओर भेजते हैं तो यहाँ बुलबुले टाइप के बनते हैं, बबल्स। और इस बबल्स में ये जो संग्राहक है, कलेक्टर है, जितने आपके शुद्ध पदार्थ हैं इन बबल्स के ऊपर, बुलबुलों के ऊपर वह शुद्ध पदार्थों को चिपका देता है। यह चिपकाने का काम अधिशोषण की प्रक्रिया द्वारा होता है, एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया द्वारा। आप पढ़ चुके हैं पृष्ठ रसायन चैप्टर में। तो बबल्स की सरफेस पर, बुलबुलों की सतह पर कणों को चिपका दिया जाता है और इन कणों को चिपकाने का कार्य अधिशोषण की प्रक्रिया द्वारा, एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया द्वारा होता है। और यह काम करता कौन है, पोटेशियम एथिल जेंथेट, जिसे हम लोग संग्राहक कहते हैं। नामी है संग्राहक, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो यह जो धातु के कण हैं उन्हें बबल्स यानी बुलबुलों की सतह पर इकट्ठा करता है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे इसमें कई सारे बुलबुले होंगे और सब बुलबुलों की सतह पर क्या होगा, आपकी धातु इकट्ठा हो जाएगी और इस धातु, इन बुलबुलों को अंत में क्या करेंगे, अलग कर ले जाएंगे, धातु अलग, और जो बचा हुआ पदार्थ है वो गंदगी के रूप में इसी में बना रहेगा। तो यह आपकी पूरी प्रक्रिया है जिसे हम लोग कहते हैं फेन प्लवन विधि। एक लाइन में अगर आप सब फिर से समझिए, फेन प्लवन विधि सांद्रण की प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड और सल्फाइड एस का कंसंट्रेशन कराया जाता है। इसमें एक बर्तन के अंदर अयस्क यानी कि ओर को रखते हैं, उसमें पोटेशियम एथिल जेंथेट, चीड़ का तेल यानी कि पाइन ऑयल को मिलाते हैं, वायु के द्वारा, एयर के द्वारा बबल्स यानी बुलबुले बनाए जाते हैं। बुलबुलों की सतह पर आपकी शुद्ध धातु चिपक जाती है, चिपकाने का कार्य आपका कलेक्टर, संग्राहक करता है और अंत में हम लोग उन सभी बबल्स, बुलबुलों को उठा करके अलग कर लेते हैं और शेष अन्य गंदगी आपकी अलग हो जाती है। तो यह पूरी प्रक्रिया है जिसे हम लोग फेन प्लवन विधि कहते हैं। इसके बाद जो आपकी अंतिम सांद्रण की प्रक्रिया है, चौथी प्रक्रिया को हम लोग लीचिंग के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में भी लीचिंग ही कहा गया है। इसमें क्या होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की क्रिया कराई जाती है। इसकी कोई क्रिया फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए हम सफेद रंग का पत्थर और चीनी
दोनों को पीस करके आपको दे दें और कहें कि उसको आप अलग अलग करिए, भाई दोनों सफ़ेद रंग के हैं, दोनों पीस गए हैं, आपको समझ में तो आएगा नहीं, आप सबको टेस्ट करके भी नहीं देख पाओगे। तो दोनों को अलग करने के लिए क्या है, आप पानी मिला दो। पानी मिला देने से क्या होगा कि जो चीनी वाला पार्ट है वो पानी में घुल जाएगा और पत्थर पानी में नहीं घुलेंगे। छान करके पत्थर को अलग कर लीजिए, चीनी और पानी अलग हो गया, गर्म कर लीजिए, पानी उड़ जाएगा और लास्ट में केवल क्या बचेगी, चीनी। यानी कि यहाँ पर इस प्रक्रिया में जो चौथी प्रक्रिया है, जो आपकी अयस्क और गंदगी है, इनके साथ एक ऐसी क्रिया करवाते हैं जो दोनों में एक के साथ हो। अगर एक के साथ होगी तो दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे हमने पत्थर और चीनी के बारे में बताया, अगर पत्थर भी पानी में घुल जाता तो क्या हम लोग पानी वाली क्रिया करा पाते, नहीं। तो लीचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ वह विशेष अभिक्रिया देगा और दूसरा पदार्थ उस तरीके का रिएक्शन नहीं देगा। द प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस गिव एन स्पेसिफिक रिएक्शन एंड इट कुड बी रिमूव्ड इजिली। बात समझ आ गई? यानी कि दो पदार्थ को हम लोग मिलाएंगे, मिलाने के बाद अब इन दोनों में से अयस्क और गंदगी की क्रिया कराएंगे। कोई क्रिया अगर हमने कराई, अयस्क के साथ हुई, गंदगी के साथ नहीं हुई, तो गंदगी अलग हो गई, अयस्क और क्रिया अलग हो गई। अगर दोनों के साथ होगी तो फिर लीचिंग नहीं हो पाएगा। हमें एक कोई ऐसा स्पेशल रिएक्शन कराना पड़ेगा जो एक के साथ हो और दूसरे के साथ ना हो। तो यह आपका काम है लीचिंग का। तो यह आपकी जो थी सांद्रण की चौथी हेडिंग थी। हो सकता है आप लीचिंग न समझ पाए हो तो फिर से देख लीजिए कि यह एक ऐसी विधि है जिसमें हम एक ऐसा अभिक्रिया कराते हैं जो कि धातु और गंदगी को अलग अलग करने का कार्य करती है। यह एक विशेष अभिक्रिया है, हर धातु के साथ अलग अलग होती है, इसलिए इसका कोई आपका एक तरीका नहीं है जो कि हम आपको बता सके। हाँ, एग्जाम्पल आपको कई मिलेंगे जो कि हम आगे जब लोहे का निष्कर्षण पढ़ाएंगे, मेटलर्जी ऑफ आयरन पढ़ाएंगे, कॉपर पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कहाँ हमने लीचिंग कराई है। तो यह आपका क्या हो गया, सांद्रण यहाँ से आपका पूरा समाप्त हो गया। सांद्रण के बाद पहला क्या था, पहला था पीसते हैं, दूसरा सांद्रण करते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडेशन। जो आपका सांद्रित अयस्क होता है, सांद्रित अयस्क का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। और उस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम अलग अलग करने का कार्य करते हैं। यह ऑक्सीकरण दो तरीके से होता है, एक का नाम है निस्तापन और दूसरे का नाम है भर्जन। इंग्लिश में एक को कहते हैं कैल्सिनेशन और एक को कहते हैं रोस्टिंग। आप लोग इसके बारे में पढ़े हुए, लेकिन तरीका हमने कहा ना कुछ अलग बताएंगे। तो आपने क्या किया, बड़े बड़े पत्थर लिए, पत्थर को पहले पीसा, पीसने को कहेंगे भर्जन, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। फिर उसमें से गंदगी को अलग किया, उस गंदगी को कहेंगे हम लोग क्या, गैंग या मैट्रिक्स। गंदगी को अलग करने के चार तरीके हैं, चारों तरीके हमने आपको बता दिए, जिसमें दो कल बताया, दो आज बताया। और गंदगी को अलग करने के बाद जो अयस्क मिला उसे हम लोग कहते हैं सांद्रित अयस्क, कंसंट्रेटेड ओर। सांद्रित अयस्क के आगे की प्रक्रिया ऑक्सीकरण से होकर के गुजरती, यानी कि सांद्रित अयस्क का ऑक्सीकरण कराते हैं, ये तीसरा स्टेप है। ऑक्सीकरण दो तरीकों से कराते हैं, निस्तापन और भर्जन, इंग्लिश में कहते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अब इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे और इससे जुड़ी हुई चीज़ें, अन्य सारी चीज़ें।